हाँ भाई, तो एनसीईआरटी के रीड अलोंग सीरीज़ की आ गई है दूसरी वीडियो। और दूसरी वीडियो ऑफ कोर्स दूसरे चैप्टर पे होगी। ये है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में जेई के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में तो उसका ढंग से जिक्र नहीं है, पर एक्चुअली इस चैप्टर से ही जन्म लेती है वो MLT वाले क्वेश्चंस देखे होंगे ना तुमने, मास लेंथ टाइम, उस वो इसी पे हैं। और इस पे इसकी MKS यूनिट्स होती हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो अपन यूज़ करते हैं उस पर बेस्ड है। दूसरी थी FPS, फुट पाउंड सेकंड। ये UK वगैरह यहाँ कहीं यूज़ करते हैं, तो अपन उसकी ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम भी अपनी NCERT बुक साथ में ही खोल लो और साथ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ठीक है। यूनिट की एक लंबी चौड़ी अंग्रेजी भाषा में डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली वो ये समझाना चाह रहा है कि जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, सब्जेक्ट चीज़ ऐसी हो, उस चीज़ को अपन प्रॉपर यूनिट में डिफाइन करते हैं। The result of a measurement of a physical quantity is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit. Although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since दे आर इंटर रिलेटेड विथ वन अनदर। कह रहे हैं बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत बहुत सारी, लेकिन अपन इतनी सारी स्टडी थोड़ी कर सकते हैं, इतनी याद थोड़ी रख सकते हैं। तो उनको अपने को मिनिमाइज़ करना है। एक ही यूनिट के अंदर सारी मिक्स मैच होकर डबलिंग में आ रही है चाहे, लेकिन एक यूनिट में सारी यूनिट्स आनी चाहिए। इसलिए अपन स्टडी करते हैं इन यूनिट्स की। इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस क्वांटिटीज़। बेस यूनिट्स, फंडामेंटल्स। ठीक है। द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशंस of base units. Such units obtained for the derived quantities are called derived units. ठीक है, समझ गए? A complete set of these units, both the base units and derived units, is known as system of units. इनको बोलते हैं system of units। ये जो सारी units होती है। अब इसके वैसे इन्होंने 3 टाइप्स बता रखे हैं, CGS, FPS और MKS। अभी स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। इन द अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले के ज़मानों में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देशों के सब कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग सिस्टम मेजरमेंट के यूनिट्स के बनाएं। ठीक है। अब अपने पास हैं 3 सच सिस्टम्स, जो कि हैं CGS, FPS यानी ब्रिटिश सिस्टम, ये पूरे यूरोप में ये यूज़ करते हैं। FPS को बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। एंड MKS सिस्टम, ये अमेरिकन सिस्टम है, इंडिया में भी ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको बस ब्रिटिश यूज़ नहीं करना। ठीक है। वन इन यूज एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली। The base units for length, mass and time in these systems were as follows। ठीक है। as follows में तो आएगा अपना पहला CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये भगवान जाने दुनिया के किसी कोने में यूज़ करते हैं, मैं तो यही दो सुना है। FPS यूरोप और MKS बाकी सारी दुनिया। ठीक है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये रशिया में यूज़ करते होंगे, मे बी उनका भी अलग झगड़े चलते हैं अमेरिका से। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स which is at present internationally accepted for system of measurement is the system international है। भाई SI यूनिट्स जो अपन बोलते हैं ना, वो यहीं से निकलता है। सिस्टम है इंटरनेशनल है। ये किसी फ्रेंच, मैं फ्रेंच का ही स्टूडेंट था, इसलिए मैं इसको थोड़ा प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह किसी ऐसी भाषा में लिखा हुआ है ये, पर SI जो टर्म है वो यहीं से आता है। अब इन्होंने एक क्या सोचा, भाई सारे देशों ने मिलके ये एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेड ऐसी यूनिट्स बनाते हैं जो कि हर जगह काम आ जाएँ, तो वो इन्होंने बनाई फिर SI यूनिट्स। उनके होते हैं स्टैंडर्ड स्कीम, स्टैंडर्ड सिंबल यूनिट्स और एब्रीवेशंस। वॉज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ऐसी भी कोई कॉन्फ्रेंस करी थी 1971 में। जरूरत भी थी भाई, पूरी दुनिया डिस्टर्ब सी चल रही थी। ठीक है। अब आते हैं international usage in scientific and technical, industrial and commercial work। वही SI यूनिट्स का यूजेस जहाँ यूज़ हो रही है वही SI यूनिट्स। Because SI units used decimal system conversions with the system are quite simple and convenient, we shall follow the SI units in this book।
In SI, there are 7 base units as given in table 2.1. Besides the 7 base units, there are 2 more units that are defined for A. देखो 2 और यूनिट्स होती हैं इन 7 SI यूनिट्स के अलावा, इनकी भी बात करेंगे। वो होती है प्लेन एंगल और डी थीटा एंड द रेशियो एंड लेंथ ऑफ डी एस रेडियस बी सॉलिड एंगल। भाई 2 एंगल्स की यूनिट होती है, इनको एक तरह से ऐसा यूनिट मानते भी हैं, एक तरह से नहीं भी मानते। ठीक है, और ये जो है इंटरसेप्टेड डी ए ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस भी बता रहे हैं इसके बारे में, डी ए बाई डी टी इसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट द एपेक्स ओ, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, ये एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है, the unit for plane angle is radian with the symbol rad. The unit for both solid angle is sterdian with the symbol SR. रेडियन बहुत काम में लोगे तुम, इसको पाई बाय रैड लिखते हैं, मतलब 180 डिग्रीज इक्वल टू 1 रेडियन, ऐसा समझ लो। बोथ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, पर इनमें कोई डायमेंशन ही नहीं है, ही नहीं, कुछ है ही नहीं है यूनिट्स। इन 5-7 में जो डायमेंशन है इनमें कोई है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी मेन चीज पे। भाई MLT, तुम सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इन्हीं की बात करोगे। उसके बाद ये AKB कहीं ना कहीं कभी कभार आ जाते हैं, मोल भी कभी कभार आ ही जाता है। केमिस्ट्री में तो खैर इसी पे पूरी ज़िंदगी है इन दो पे। पर ये जो है ना कैंडला, ये मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी में कहीं नहीं मिली है। क्यों दे रखी है ये? इल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी की बस यूनिट है, बता रखी है, कहीं काम नहीं है मेरे आज तक। भाई लेंथ मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 1 बाय दिस ऑफ अ सेकेंड। तुम देख रहे हो डेफिनेशन का लेवल। ये कह रहे हैं तुम लाइट की स्पीड के बारे में क्या जानते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहे हैं ये जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, इसमें जो लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस 1/3 × 10⁸ टाइम, उस चीज़ को बोलता है मीटर। ये कोई डेफिनेशन हुई? हद पार कर दी इन्होंने बेवकूफ़ी की। खैर फालतू की बात पे किसी कभी और बात करेंगे। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। भाई अब इन्होंने क्या किया, जो कॉन्फ्रेंस थी ना सिस्टम इंटरनेशनल की 1971 में, इन्होंने एक जगह बनाई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये है फ्रांस में, कहीं पेरिस में, फ्रांस। देखो ठीक है, यहाँ क्या है, इन्होंने प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, बहुत बहुत महंगा आता है प्लैटिनम और इरिडियम दोनों ही, लेकिन ये है एकदम नॉन रिएक्टिव, कुछ मतलब बिल्कुल कुछ ही नहीं करते, ना हवा से, ना पानी से, ना किसी एसिड वैसिड, किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं करते, अनरिएक्टेड ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो इनके इन्होंने अलॉयज़ बना के एकदम, ये 1 किलोग्राम का अलॉय है, उसको वहाँ रख रखा है कि कभी फ्यूचर में भी हम सारे ये मेजर्स भूल जाएं तो अपन इसको नाप के बता सकते हैं, ये होता है 1 किलोग्राम, ये यूनिट्स हमने डिसाइड करी थी। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे इन्होंने वो बना के रख रखा है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ साल तक वो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा। अब आते हैं टाइम द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। तुम एक बार सोचो, सीजियम 133 एटम है, वो रेडिएशन एमिट करता है ना, तुमने पढ़ा था शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि है ना, जैसे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। ये कह रहे हैं कि वो इतने सेकंड को ड्यूरेशन में इतने पीरियड से रेडिएशन देता है, उस चीज़ को बोलते हैं 1 सेकंड। ये कोई डेफिनेशन है? ये गिन रहे थे वहाँ बैठ के? छोड़ो यार छोड़ो, तुम आधी की बातें समझ भी नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, द एम्पियर इज द कौन, भाई एम्पियर एक साइंटिस्ट भी थे, उन्हीं के नाम पे यूनिट है। एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter of length। ये भी कोई डेफिनेशन है? छोड़ो 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 छोड़ो। ठीक है, अब अपने आते हैं केल्विन thermodynamic temperature। The Kelvin is the fraction of this thermodynamic temperature of triple point of water। triple point of water होता है 273.16। ठीक है, amount of substance मोल, इसको भाई ई हटा के आसान कर दिया तुमने, कैसे लोग हैं ये।
Mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है अपना उसमें 0.012 समझ गए ना 12/1000 भाई 12 ग्राम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जो बोलना है बोलो Candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 की power 12 hertz भाई बहुत बहुत ज़्यादा and that has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per स्टर्डियन अभी तुमको पता था स्टर्डियन कोई यूनिट नहीं है ठीक है और ये सब फाउंड हुआ था 1979 में भाई ये क्या है 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज ये तो वही वाली बात हो गई कितना हो गया बहुत ज़्यादा स्टैंड अप वाले समझ गए किसकी बात हो रही है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे भाई अपन आ गए हैं पेज नंबर 18 पे ठीक है पेज नंबर 18 पे सबसे पहले तो आई है अपनी सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज़ तो आउटसाइड ऐसा है ठीक है सेकंड का 60 गुना मिनट्स आर डे ईयर डिग्री लीटर टन कैरेट कैरेट पे ही सुना है ना 24 कैरेट गोल्ड वो 24 पार्ट्स मिले होते हैं 200 मिलीग्राम के बार प्रेशर अपन ने सुना है क्यूरी रेडियोएक्टिविटी यूनिट्स रॉन्टजन एक्सरे यूनिट्स क्विंटल टन वाली यूनिट्स बार्न एर हेक्टेयर ये हेक्टेयर एकड़ तुमने सुना होगा गज वगैरह ये सब वहीं से आते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM वो सुना है ना 22.4 बस ये वहीं सब से उठ के आती है चीज़ें ठीक है अब आते हैं नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड दीज एंटिटीज मे बी एटम्स molecules, ions, electrons, other particles or specified groups of such particles ठीक है अब इन्होंने बोला है कि जब अपन मोल यूज़ करते हैं मोल वो जो होता है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एवोगैड्रोस नंबर वो ये मोल की बात करता है ये कह रहे हैं कि द एलिमेंट्री एंटिटीज़ जो होती है इसमें मोल कुछ भी हो सकता है एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है आयन हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है केमिस्ट्री वाले बच्चे हो तो अभी तक या तो समझ गए होगे नहीं तो केमिस्ट्री में जाके समझ जाओगे बेसिक चैप्टर है भाई ये पहले दो जो है ना फिजिक्स एकदम बेसिक चैप्टर है बस मतलब तुम बता रहे हैं ये फिजिक्स होती है तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो उसका एक क्विक रिविजन दे रहे हैं we employ units for some physical quantities that can be derived from the 7 base units ये अपेंडिक्स मत देखना जाके टाइम मत फोड़ना 7 बेस यूनिट से ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज निकलती है सम डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स are given in the छोड़ो SI units derived given specific names छोड़ो some derived SI units make use of the units with specific names ठीक है इसको भी हटाओ सब पता है तुमको पूरा पैराग्राफ में क्या अपेंडिक्स छाप रखा है सीधे नहीं लिख सकते थे अपेंडिक्स में पहले जाके देख लो बेवकूफ़ लोग common SI prefixes and symbols for multiples and sub multiples are given ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये पन्नी फाड़ दूंगा मैं वो किताब के बता रहा हूँ मैं क्या है बदतमीजी है ये तुमने यहाँ से यहाँ तक सीधा लिख देते ना अपेंडिक्स जाके देख लो अगर दिखाना ही था तो बिक्री करे जा रहे हैं यार इस पैराग्राफ को काट दो ऐसे क्रॉस मार दो इस पर बकवास है ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ you are already familiar with some direct methods for the measurement of length. For example, meter scale is used for lengths from 10 की power -3 meter to 10 की power 2 meter. A vernier calipers is used for lengths to an accuracy of 10 की power -1 meter. A screw gauge and a spherometer can be used to measure lengths as less as 10 की power -5 meter. To measure lengths beyond these ranges, we make use of some special indirect methods.
ठीक है, स्क्रू गैज, वर्नियर कैलिपर्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लैब में जाओगे ना, तुमको सबसे पहले जाके जो 2 चीज़ें दिखाएंगे ना, वो यही 2 चीज़ें दिखाएंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। कुछ ऐसी चीज़ दिखती है। अगर आगे फोटो आएगी, एक आगे है फोटो येलो बॉक्स में, वो दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, इनके साथ हमारे अलग कांड है। लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, large distances such as distance of a planet or a star from earth can be measured directly with a meter scale. Okay, मजाक चल रहा है। The important method in such cases is the parallax method. ठीक है, parallax method होता है एक, उसमें अपन लेंस को रखते हैं और दोनों तरफ से अपन देखते हैं, तो लेंस का धागा आगे पीछे लगता है ना अपने को, उसको एकदम सेंटर में लाना होता है ऐसे, ताकि दोनों साइड, दोनों आइज से सेम लगे, उसको उस चीज़ को पैरेलैक्स बोलते हैं। When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, a wall, look at the pencil first through your left eye, closing the right eye, then look at the pencil through your right eye. ठीक है, पहले लेफ्ट से देखो फिर राइट से देखो। अब अपन पोजीशन देखेंगे तो दोनों को ना अलग अलग दिखेगी। इस एरर को बोलते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आइज। बहुत छोटा सा डिस्टेंस अपने आइज के बीच में, वही है। Measure the distance d of a far away planet s by the parallax method. ठीक है, अपन d डिस्टेंस मेजर करेंगे किसी भी प्लैनेट, दूर के प्लैनेट का, एक पैरेलैक्स मेथड से, अपने पैरेलैक्स मेथड से। वी ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन से अपन ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेटरी होती हैं, एक अर्थ के एक कोने पे, एक अर्थ के एकदम दूसरे कोने पे। ठीक है, A and B on Earth separated by a distance AB is equal to B at the same time as shown in figure 2.2. ठीक है भाई, यहाँ ये ऑब्जर्वेटरीज हैं और वी मेजर द एंगल बिटवीन द 2 डायरेक्शन अलॉन्ग विद द प्लैनेट इज व्यूड एट दीज 2 पॉइंट्स, एंगल ASB। ये रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलिटिक एंगल। भाई पैरालिसिस मत समझ लेना इसको, ये पैरेलैक्स एंगल है। ये बहुत छोटा होता है, पता है, 1 डिग्री से भी छोटा होता है। अब ये कह रहे हैं B/D जो है वो है 1 से भी छोटा। ओके, एज द प्लैनेट इज़ वेरी फार अवे एंड देयरफॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। थीटा भी बहुत छोटा होता है। देन वी approximately take AB as an arc of length B of a circle with center S and the distance D. ठीक है, as the radius AS better, the radius AS is equal to BS, ये जो दोनों हैं ये सेम है, so that AB is equal to B, यानी ये जो है AB ये बराबर हो B के। ठीक है, D थीटा where theta is the radius और D is equal to B बटे थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। Having determined, we can employ a similar method to determine, ये फॉर्मूला है भाई, याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, employ a similar method to determine the size or angular diameter of the planet. If D is the diameter of the planet and alpha the angular size alpha की बात हो रही है यहाँ, तो बता, छोड़ो। If D is the diameter of the planet and alpha the angular size of the planet, angle subtended by T at the earth will be, ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम है तो भैया अभी मतलब आंखें बंद करके याद करके चले जाओ, समझ रहे हो ना तुम। कल एग्जाम में इसके आंसर निकाल के आ जाना, उसके बाद दिमाग से निकाल देना, ना बाद में एग्जाम में पूछेंगे फाइनल वगैरह में, ना तुम्हारे जेई वेई में तो सवाल ही नहीं उठता। अब आ जाते हैं, एक इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस व्हेन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट प्लैनेट व्यूड थ्रू, सिंस D, ये जो लेंथ है, इज नोन, द डायमीटर D ऑफ द प्लैनेट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इक्वेशन 2.2। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ A 1 डिग्री। भाई 1 डिग्री में जो होता है, मैं तुमको बताया था, पाए वो जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 1 रैड, और ये आ गया 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रैड। इन्होंने पाई की वैल्यू रख दी है, अगर मैं वैसे तुमको बता दूँ 3.14।
या फिर 22/7 वही आएगी अप्रॉक्सीमेटली। कैलकुलेटर में डालो क्या आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है 1 मिनट आर्क ऑफ आर्कमेनियम, इसका भी और 60 मिनट कम, मतलब ये देखो 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट होता है, तो उसको और 60 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, एंड वन, अरे शर्म नहीं आ रही क्या इनको, आर्क रेडियंस यूज। अच्छा ये सब क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये तो मेरे को रटे हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन भी है। 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड होता है, ये पता है ना तुमको, इसको और 60 से डिवाइड कर दो। टाइम पास फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल। तुम भाई पेन पेंसिल लेके बैठना, भले ही पॉज कर लो साथ में, क्वेश्चन एक बार कर लेना। A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at point A. एक टावर से वो अपनी डिस्टेंस निकालना चाहता है। तुमने अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पढ़ के आओगे ना 10th में, 9th चैप्टर होगा मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें तुम टावर से लेंथ मेजर करते थे, बस तुमको tan 30 tan 60। अब की बार भैया आएंगे बहुत मज़े। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है हल्का फुल्का। Object O in the line with AC, he walks perpendicular to AC up to distance B. A distance 100 मीटर था B and looks O and C again. Since O is very distant, the distance direction of BO is practically the same as AO. But भाई अजीब आदमी है बड़ा। He finds the line of sight of C shifted from the original line. भाई एक एक करके डायग्राम बनाते चलो। एंगल थीटा 40 डिग्री। अब 40 डिग्री, अभी एक तो एनसीईआरटी ऐसे कैसे क्वेश्चन देती है, 40 डिग्री का एंगल पता है तुमको? अब तुम सोचोगे भाई 12वीं 11वीं वालों को पता होंगे, हमको भी नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। 45 30 60 15 इनसे ऊपर नहीं उठे हम भी। 22.5 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या है, 40 डिग्री कौन देता है? द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन ए। तुम निकाल जरूर सकते हो इसको, 100 - 60 90 50 और ऐसे, फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा अजीबोगरीबी एंगल है ये तो। ठीक है, अब इन्होंने फिगर बनाया, ये अपना 100 मीटर का बी और ये एंगल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी हैव पैरेलक्स एंगल थीटा 40 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपना टैन थीटा। ए बी बटे ए सी इज इक्वल टू टैन थीटा, इन्होंने इसको इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टैन थीटा, सीधा क्यों नहीं कर दिया फिर? 100 मीटर बटे टैन 40, अब टैन 40 की वैल्यू उन्होंने ये दे रखी है। कोई सेंस है इस क्वेश्चन का? नहीं, तुम्हें लगाना भी नहीं है इस टाइम, हटा दो इसको। ऐसा तो तुम स्कूल वालों से भी उम्मीद मत रखना कि तुमको 40 डिग्री उठा के देना है, कुछ कोई नहीं देगा ये। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी एक्चुअली ऑन द अर्थ। ठीक है, मून को देखा अपन ने अर्थ के 2 पॉइंट से। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। 54 बटे बोले तो 54, घमा रहा हूँ, हिंदी की गिनती नहीं आती तुमको, मेरे को आती है। ओके, नहीं आती पर 54 मतलब पता है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻7 में होता तो इसको 1.3 लेके चलता। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, यही तो काम है हमारे पास। नहीं, काम तो यही है खैर। ठीक है, 2 डायरेक्शन से अपन ने ऑब्जर्वेशन की, थीटा अपना है 114 मिनट्स। ठीक है, पूरा ही मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, और 60 में मल्टीप्लाई करके और ये अपन रेडियन में सेकंड में रेडियन ये निकाला था ना यहाँ, तो अपन इसको ले आए रेडियन में। ठीक है, अब जो 1 सेकंड होता है वो इतना रेडियन होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं सिंस ये जो 1 सेकंड होता है इतना रेडियन होता है, इसलिए हमने यहाँ ये काम किया। ऑल्सो बी इज इक्वल टू ए बी, अपने को ये गिवन है अर्थ का, और वी हैव अर्थ डिस्टेंस, अभी अपन ने फॉर्मूला सीखा था डी बी बटे, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से अपन ने, ठीक है, और ये ठीक है। अब ये आया 3 इंटू 8 4 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 8। पास ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? तुम लगा दो, करीब ही होगा 38 करोड़ मीटर। 38 करोड़ मीटर दूर, पास ही है, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, जितना होना चाहिए जितना अपन सोचते हैं। अगर कुछ साई फाई बंदे हों जो मेरी बात समझ रहे हों,
The sun's angular distance is measured to be 1920 seconds. ठीक है. The distance d of the sun from Earth is 1.496 into 10 की power 11 मीटर. What is the diameter of the sun? भाई ये सब सिंपल से क्वेश्चन हैं, तुमको फॉर्मूला बेस्ड. मैं तुमको कह रहा हूँ ना, स्कूल के क्वेश्चन एग्जाम में यही आएंगे. एक काम करते हैं अपन ना, एग्जाम्पल स्किप करते हैं, अपन केवल चैप्टर पढ़ते हैं. एग्जाम्पल वगैरह तो तुम कर ही लोगे. Estimation of very small distances, size of a molecule. To measure a very small size like that of a molecule, 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -10 मीटर. We have to adopt special methods. We cannot use screw gauge or similar instruments. Even a microscope has certain limitations. An optical microscope uses visible light to look at the system under investigation, as light has wave like features. पर लाइट के दोनों फीचर्स होते हैं, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक के. तो पता होगा तुमको. अब 11वीं के बच्चे हो गए हो यार. ठीक है. तो अभी कह रहे हैं कि लाइट इन्वेस्टिगेशन क्या, वेव लाइक फीचर. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जो कि ऑप्टिक्स से डील करता है. और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रे ऑप्टिक्स चैप्टर आएगा वहाँ. तो बता क्यों रहे हो यार. ठीक है. फॉर विजिबल लाइट रेंज जो कि होती है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम. ये लोग बता भी दिया. एंगस्ट्रॉम ये होता है 10 की पावर -10 मीटर. बिल्कुल सही. ये तो मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर में अभी इतना काम में लोगे कि इसको ज़िंदगी भर भुला नहीं पाओगे. क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री में. ठीक है. वहाँ तो एंगस्ट्रॉम 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 पक जाओगे. इलेक्ट्रॉन बीम. इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम. ठीक है. Electron beams can be focused by properly designated electric and magnetic fields. The resolution of such electron microscope is limited finally by the fact that electrons can also behave as waves. ठीक है. इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर के होते हैं. ये बात भी तुम पढ़ोगे. You will learn more about this in class 12th. यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट. मेरे से जान लो. यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट अगर जानना चाहो तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेना. कोई फैक्ट टेक्स्ट वगैरह की वीडियो मिल जाएगी. मज़ा आएगा देखने में. और 12वीं में तो सीखना ही है. वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी स्मॉल एज फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम खुद ही सोचा छोटा है बहुत, उसके भी फ्रैक्शन ले रहे हो तुम. सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैव रेजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रॉम. मतलब बहुत 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 छोटा. हैव बीन बिल्ट. ऐसे बन गए हैं. They can almost resolve atoms and molecules in a material. In recent times, tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the sizes of a molecule. A simple method for estimating molecular size of oleic acid, एक तरह की acid है, is given below. Oleic acid is a soapy liquid with large molecular size of 10 की power -9 मीटर. ये लार्ज है? नहीं लार्ज है क्या ये भाई. 1 मीटर का 10 की पावर -9 हिस्सा. तुम समझ नहीं रहे हो कितना छोटा है. द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस. We dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. ठीक है. भारी बना रहे हैं. Then we take 1 centimeter of this solution and dilute to 20 centimeter cube using alcohol. So the concentration of the solution is equal to 10 की पावर 20 into 20 centimeter cube. ओलिक एसिड बटे सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन. और फिर अपन ने स्प्रिंकल किया ये पाउडर लाइकोपोडियम. इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन लार्ज ट्रफ एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन इन वाटर. कौन सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं भाई साहब. ये तो याद ही नहीं आ रहा. Oleic acid drops spread into a thin and large roughly circular film on molecular thickness on water surface. Then we quickly measure the diameter of the thin film to get this area A. Suppose we have dropped n drops in the water. Initially we determine the
approximate volume of each drop V in centimeter cube. The volume of n drops of solution NV centimeter cube. ठीक है, अच्छा ये इतनी देर से ये बताना चाह रहे हैं यार भाई साहब। अरे 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 अरे, फाड़ दूँ किताब को? नहीं, इच्छा तो बहुत हो रही है मेरी। अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन NV 1/400, और दिस सॉल्यूशन ऑफ फोलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट। इट स्प्रेड्स, थिकनेस टी पे, एरिया और थिकनेस जो होगी वॉल्यूम बटे एरिया। ये फॉर्मूला, वी अज्यूम दैट द फिल्म हैज मोनोमोलिकुलर थिकनेस, देन दिस बिकम्स साइज और डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक्सपेरिमेंट था ये। वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस ना तुमको लैब में कराएंगे कभी, स्कूल में ना इसका जिक्र भी कराएंगे, तुम्हारे टीचर छुड़वा देंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं range of lengths. The sizes of objects we come across in universe vary over a very wide range. These may vary from the size of the order of 10 की power -14 meter of the tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 की power 26 meter of the extent of the observable universe. भाई ये दोनों में बहुत अंतर है, अपन ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, एक तो बहुत बहुत छोटी है और इन दोनों के बीच में तुम देख लो 40 यूनिट्स का अंतर है। ठीक है, लेंथ 40 यूनिट से मेरा मतलब है 10 की पावर 40 यार, 10 के पीछे 40 और जीरो भाई, बहुत 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 बड़ा। वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ। दीज आर 1 फर्मी। एक फर्मी जो होता है 10 की पावर -15 मीटर, बहुत छोटा है। एंगस्ट्रॉम अपन बहुत यूज़ करते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये होती है सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ठीक है, ये होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये भी काफ़ी बड़ी है। 1 लाइट ईयर अपन बोलते हैं ना, वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, बहुत बहुत ज़्यादा। और अपन बोलते हैं ये प्लैनेट 40 लाइट ईयर दूर है, ये है वो है। डिस्टेंस दैट ट्रैवल लाइट ट्रैवल्स विथ वेलोसिटी। भाई लाइट को वहाँ ट्रैवल करने में 1 साल लग जाता है। सोचो, अगर अपन जितनी अपनी एस्केप वेलोसिटी वगैरह की स्पीड है उससे पहुँचे तो हो गया। ठीक है, और एक और होता है पार्सेक। पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, बहुत बड़ी यूनिट है। पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 1 आर्क पर सेकेंड। ठीक है, पार्सेक भूल जाओ, लाइट ईयर याद रखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखो, एंगस्ट्रॉम याद रखो, फर्मी भूल जाओ। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास। जो मेजरमेंट ऑफ मास है, मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन। मास बोलते हैं ना, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, सन किसी से मैटर नहीं करता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, kg, जो होती है अपनी द प्रोटोटाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम। अभी बात करी थी इसकी, ये पढ़े हुए पेरिस में। आर अवेलेबल इन अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में जो है अपनी इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हो तुम, गूगल मैप्स पे मिल जाएगी। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली। ठीक है, while dealing with atoms and molecules, the kilogram is an inconvenient unit. In this case, there is an important standard unit of mass called Unified Atomic Mass, U. इसका तुमने 9th-10th पे भी बहुत जिक्र किया है और 11th-12th में भी बहुत करोगे। AMU होती है ना, ये वो ये U, जैसे कार्बन का 12 AMU, ये इनका मास है, एक तरह से मास यूनिट है छोटी सी, विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटम्स। अभी बात कर रहा था मैं। 1 यूनिफाइड एटमिक यूनिट, मास यूनिट ऑफ 1 U। ओहो, कार्बन का एग्जाम्पल ले लिया। अपनी और NCERT की बॉन्डिंग कड़क है, कड़क। 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप C12 इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत 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 कम, 27 बार कम। ठीक है, ओके। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल objects can be determined by a common balance like the one used in grocery shop. Large masses in the
universe like planets, stars, etc. based on Newton's laws of gravitation can be measured by। भाई नींद आ रही है, फिर भी तुम्हारे को चैप्टर करा के सोऊंगा। मेजर्ड बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड, सी चैप्टर 8। भाई ग्रेविटेशन चैप्टर 8 ये अपन 11th में नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है तुम्हारे स्कूल में घास का टाइम में पढ़ा दें, पर तुम कोचिंग वगैरह में अगर तुम जाते हो, अगर मेरे भरोसे हो तो ठीक है, अगर जाते हो तो तुमको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12वीं के 3 चैप्टर कराने के बाद, क्योंकि उससे काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटमिक सब एटमिक पार्टिकल्स, वी मेक यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अपन इसका यूज़ करते हैं भाई ग्रोसरी शॉप वगैरह में, ग्रोसरी किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान में केजी वेजी यूज़ करते हैं ना। वी मेक यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज़ करते हैं, इन विच रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी ये पाथ होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ी होगी, खैर अभी पढ़ लोगे अगले चैप्टर में। द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। रेंज ऑफ masses of objects we come across in the universe vary over a very very wide range। बहुत तरह के masses होते हैं, रेंज ऑफ masses होती है। these में वेरी फ्रॉम ऑर्डर 10 की पावर -30 kg, बहुत कम, और ह्यूज मास 10 की पावर 55 kg। ये कितना भारी है, तुम्हारी सोच के परे भारी है। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको बोलते हैं ना, नॉन यूनिवर्स, उसका मास है। इन्होंने कैसे कैलकुलेट कर लिया भाई, अलग ही अंदाजे, अलग ही नशों में चल रहे हैं। टेबल 2.4 gives the range and order of the typical masses of various objects: proton, atomic nucleus, hydrogen atom का साइज, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस काफ़ी बड़ा है इन सबसे। कोरोना वायरस नाम सुना होगा, SARS-CoV-2, अरे छोड़ो। वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, थिकनेस ऑफ पेपर, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल। अरे भाई साहब 10 की पावर 1 दे रखी है, ये देखो 10 की पावर 4 एक्चुअली दे रखी है। 10 की पावर 4 से इनका मतलब है 10,000 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 मीटर। ये कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, तुमने माउंट एवरेस्ट की इज्जत बढ़ा दी, क्या कर रहे हो ये। ठीक है। अब रेडियस ऑफ द अर्थ 10 की पावर 7। ओके, बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर्स, और एंड में आ गया डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 की पावर 26। अरे बाप रे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी से अपना डिस्टेंस 10 की पावर 22। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है, अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, इसकी भी बात हो गई। अब अपन आते हैं पेज नंबर 22 पे। भाई पेज नंबर 22 जो है वो हमें बता रहा है मेजरमेंट ऑफ टाइम के। उसके पहले इन्होंने एक और रेंज ऑफ ऑर्डर्ड मासेस दे रखी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम एटम वगैरह सबकी। यूरेनियम एटम बहुत भारी एटम है, इसलिए उसका यहाँ जिक्र किया है। ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, वी नीड अ क्लॉक। ओ माय गॉड, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी। टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए अपने को चाहिए एक घड़ी। ओ हो एनसीईआरटी यार देती तो है नॉलेज, क्या बात है, मज़ा आ गया आज नई चीज़ें सीख के। टाइम खराब कर रहे हैं साले। वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम which is based on the periodic variation produced in a cesium atom. This is the basis of cesium atom. cesium एक बहुत ही रेडियोएक्टिव एक्चुअली सिर्फ एक्टिव एलिमेंट है। cesium के नीचे जो फ्रांसियम आता है वो रेडियोएक्टिव है। cesium एक्चुअली हाइपर एक्टिव एलिमेंट है, ये सुपर ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स भी बना लेता है। ये जो है एल्कली मेटल फैमिली में आता है, पोटेशियम सोडियम के नीचे। बहुत रिएक्टिव है भाई, बहुत हाथ पे लग जाए ना तुम्हारे, एसिड ज़्यादा रिएक्टिव ही है। सीजियम क्लॉक जो होती है इसको बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। ये इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी एक्यूरेट मतलब अपनी घड़ी तो फिर भी 1-2 सेकंड आगे पीछे हो सकती है, ये सुपीरियर माइक्रो सेकंड में एक्यूरेट होती है। ठीक है।
used in the national standards, जिसको national standard में use करते हैं. Such standards are available in many laboratories. In the cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for, अभी इसकी बात करी थी अपन ने इतने vibrations के लिए, corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground. The state of cesium 133 atom. cesium 133 atom से इनका मतलब है mass of cesium जो है cesium 133 आइसोटोप की बात करना चाह रहे हैं. The variations of cesium atom regulate the rate of the cesium atomic clock, just as the variations of a balance wheel regulate an ordinary wristwatch, or the vibrations of a small quartz crystal regulate a quartz wristwatch. ठीक है. The cesium atomic clocks are very accurate. In principle, they provide portable standard, the national standard of time interval, second as well as frequency is maintained through 4 cesium atomic clocks. ठीक है. समझ रहे हो तुम कितनी इंटरेस्टिंग बात है. जो नेशनल स्टैंडर्ड है टाइम का, जो अपन IST GST ये सब बात करते हैं, GST मतलब वो अपना नहीं, वो मैं जर्मेनियम ग्रीनविच मेरिडियन की बात कर रहा हूँ मैं. GMT कहते हैं उसको, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. भूल गए क्या भाई? पास करती है ना यूरोप से, जिससे अपना टाइम चालू होता है 00. ठीक है. तो ऐसी 4 क्लॉक्स हैं जिनसे टाइम मेजर होता है ऐसे अपनी अर्थ पे. तो जो cesium atomic clock is used as नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, वही NPL दिल्ली में अपन अपने पास भी एक cesium atomic clock है. वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, IST बोलते हैं उसको. ठीक है. और इन आवर कंट्री द NPL हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल. नोट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is linked to the set of atomic clocks. The efficient cesium atomic clocks are so accurate that they impart the uncertainty in time realization as +-1 into 10⁻⁻13. मतलब बहुत एक्यूरेट. इतनी छोटी गलती, यानी 1 part in 10⁻13, मतलब बहुत सारा टाइम भाई. 10 के पीछे 13 0. That implies that the uncertainty gained over time by such device is less than 1 part in 10⁻13. They lose or gain no more than 3 ये है microseconds in 1 year. मतलब या तो वो 3 microseconds गेन करते हैं या लूज करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. और माइक्रोसेकंड्स किसी को पता नहीं चलता है, किसी को भी नहीं. In view of the tremendous accuracy in time measurement, the SI unit of length has been expressed in terms the path length light travels in certain interval. मतलब ये 1/3 into 10⁸ सेकेंड लिखा है लाइट की स्पीड. The time intervals that we can come across a universe vary over a very wide range. ठीक है. Gives the range of order of some typical time intervals. ये वाली टेबल अभी इस पाएंगे. You may notice that there is an interesting coincidence between the numbers appearing in tables 2.3 and 2.5. Note that the ratio of the longest and shortest lengths of objects in our universe is about 10⁻41. अरे भाई साहब, मतलब कि जितना अपना शॉर्टेस्ट और सबसे बड़ा टाइम लेंस है ना, उनके बीच में अंतर है. 10 के पीछे 40 0 और लगा दो, 41. सॉरी. ओ भाई मारो, मुझे मारो. Interestingly enough, the ratio of the longest and shortest time in our universe is also about 10⁻41. This number 10⁻41 comes up again in table 2.4. ये अपनी टेबल जो है, ये है मिल्की वे गैलेक्सी का मास. भाई जबरदस्त नंबर है यार. 10⁻41 कुछ ज़्यादा जगह नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो गया इसका. टिपिकल masses of object, the ratio of the largest and the smallest masses of the objects in our universe is about 10⁻41 का स्क्वायर. यहाँ भी आ गया एक तरह से. Is this a curious coincidence between these large numbers, pure or purely accident? क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया भाई. NCERT भी सस्पेंस क्रिएट कर रही है, क्या बात है.
फैक्ट टैक्स का चैनल बना रखा है भाई। मैं उनका कोई प्रमोटर वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं भी देखता हूँ, मुझे बढ़िया लगता है इसलिए बता दिया। ठीक है। एक्यूरेसी प्रिसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है। प्रिसिजन, एक्यूरेसी और जो कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनका एरर इन मेजरमेंट, ये भाई तुम्हारे टॉपिक जेई में भी आएगा, तुम्हारे स्कूल में भी पूछेंगे। एरर मेजरमेंट याद ही कर लो। ये एरर मेजरमेंट तुमको कोचिंग वाले कब पढ़ाएंगे पता है? ये पढ़ाएंगे तुमको 12वीं जब खत्म हुई होगी ना, बस तुम जेई देने जाने वाले होगे 2-3 महीने पहले, तब पढ़ाएंगे तुमको। क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या है, वहाँ 25 क्वेश्चन देंगे, उसमें एक आना तो ये पक्का ही पक्का है, ये एक आएगा ही। ठीक है। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल science and technology. The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. किसी भी यार इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी होगी। ठीक है। इस अनसर्टेनिटी को अपन कहते हैं एरर। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर भी कर देता है, तो हम क्या चीज़ है। Every calculated quantity which is based on measured values also has an error. We shall distinguish between two terms, accuracy and precision. ठीक है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन दोनों में भाई कंफ्यूज मत हो जाना। एक्यूरेसी एक्यूरेसी होती है और प्रिसीजन मतलब बेसिकली प्रिडिक्शन समझ लो इसको, मतलब प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज उसी प्रिडिक्शन तो नहीं, प्रिसाइज उसी क्वांटिटी पे। और एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली एकदम, इंग्लिश में घुमा रहे हैं तुमको। The accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured. ठीक है। The accuracy in measurement may depend on several factors including the limit or the resolution of the measuring instrument. For example, suppose in an experiment using a measuring instrument 0.1 centimeter, measured value is found to be 3.5 centimeter. ठीक है। While in another experiment using measuring devices of a greater resolution, यानी 0.1 मीटर, लेंथ डिटरमाइंड हुई 3.38 सेंटीमीटर और प्रिसाइज हो गई। The first measurement has more accuracy because it is closer to the true value, but less precision. Its resolution is only 0.1 centimeter. ठीक है। While the second measurement is less accurate but more precise. यही इंग्लिश में घुमा रहे हैं तुमको। Thus, every measurement is approximate due to errors in measurement. In general, the errors in measurement can be broadly classified as systematic errors और random errors। दो तरह में क्लासीफाई कर दिया, systematic error और random error। random मतलब ऐसे ही चलते फिरते एरर हो गए। ठीक है। अब ये सब तुम स्कूल एग्जाम के लिए भाई रिकमेंड करूंगा, याद कर लो। जेई वगैरह के लिए ऐसे कोई क्लासिफिकेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको। जेई नीट किसी के लिए भी ऐसे तुम फालतू क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। सिस्टमैटिक एरर सब पहले तरह के एरर पे आ जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं जो कि टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन एक बैंड का नाम है, ब्रिटिश आयरिश बैंड है एक, ज़ेन मलिक वाला, हैरी स्टाइल्स वाला। छोड़ो छोड़ो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर में भी और टुकड़े कर दिए, शर्म थोड़ी आ रही है। पहले तो तुमने एरर लिए, एरर के 2 टुकड़े किए, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। रैंडम एरर के तुमने 2 टुकड़े कर दिए, इंस्ट्रूमेंट रैंडम एरर के इन्होंने 3 टुकड़े कर दिए के। हाँ भाई, तो अपन थे सिस्टमैटिक एरर्स पे। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि वो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है दोनों डायरेक्शन में साथ साथ साइमल्टेनियसली चलें, समझ रहे हो? तो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर। ओके, तो भाई तुम्हारे सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, पहले तो एरर के 2 पार्ट, तुमने सिस्टमैटिक एरर के भी 3 पार्ट कर दिए। पार्ट के सब पार्ट करे जा रहे हो, क्या लगा रखा है ये रिलायंस है क्या? ब्रांड के सब ब्रांड, खैर छोड़ो। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो अराइज होते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन कैलिब्रेशन। मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाने में ही एरर है, सही बात है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स नाम से क्या लग रहा है भाई? इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्केल है, उसके बनाने में ही एरर है, उसमें क्या मार्क्स ही गलत प्रिंट हुए हैं।
ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है थर्मोमीटर एट 104 डिग्री जो कि रीड कर रहा है 100 डिग्री, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, 0 मार्क ऑफ वर्नियर कैलिपर, जिसकी अभी मैं बात कर ही रहा था। ठीक है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, मतलब इंस्ट्रूमेंट की नहीं, तुम्हारी गलती। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, a thermometer placed under the armpit will always give temperature lower than the actual value of the body temperature. ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी अपन थर्मोमीटर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे प्लेस करते हैं तो वो थोड़ी जो ओरिजिनल रीडिंग होती है उससे हल्की सी कमी दिखाता है। ठीक है, तो ये इम्परफेक्शंस अपनी टेक्निक में है। तो चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में भी सिस्टमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। ठीक है, ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, इन सब के कारण जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इनके कारण थोड़े से डिस्टर्बेंस आना चालू हो जाती है, तो वो अपने एरर। ठीक है, उसके बाद पर्सनल एरर, ये भी अपने एरर। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल्स, मतलब अपने लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, अपन ने उसको सेट सही नहीं किया। इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस, मतलब अपन ने उसको हैंडल ही सही नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, अपन अनपढ़ ही हों, इलिटरेट, तो इंडिविजुअल्स बायस, अपन मतलब समझ रहे हो ना, अनपढ़, तो अपनी गलती। ठीक है, रीडिंग पोजीशन और पैरालैक्स एरर की अपन ने पहले बात कर ही ली थी। सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, बेसिकली सिस्टमैटिक एरर कम हो सकते हैं अगर अपन पढ़े लिखे हों तो। ठीक है, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल फॉर अ गिवन सेटअप, दीज एरर्स में बी एस्टिमेटेड टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, मतलब एक लेवल तक ही कम हो सकते हैं, उतने तो होंगे, थोड़े होना तो तय है, थोड़े तो होंगे ही होंगे। ठीक है, करेक्शंस में भी अप्लाइड टू द रीडिंग्स। ठीक है, अब आते हैं अपन रैंडम एरर्स पे, जो कि दूसरे टाइप के एरर्स हैं। इसमें भी और सब ब्रांड्स, सॉरी सब पार्ट्स है क्या, देखते हैं। लाइन सी चल रहा है कतई। The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. These can arise due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. Example, unpredictable fluctuations in temperature, voltage supply, मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। भाई रैंडम एरर मतलब बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि है ना, अब ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे वोल्टेज सप्लाई तुम्हारे घर में ही सही नहीं आ रहा, घर में या लैब में जहाँ भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रही है अंदर के पार्ट्स में, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है मतलब एक्सटर्नली, तो फिर इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, ये रैंडम एरर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स, जैसे एक की 2.03 आ रही है, एक की 2.04 आएगी, दूसरी की 2.03 आ रही है, एक की 02 भी आ सकती है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अब एक और तरह का एरर आ गया, लीस्ट काउंट एरर। अरे क्या है ये, एरर में ही क्या चैप्टर निकाल दोगे क्या? खैर, एरर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, एकदम इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं और जेई वगैरह में भी आते हैं, बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे, बोर्ड मतलब इन द सेंस तुम्हारे स्कूल एग्जाम जो भी हैं। ठीक है, अब द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, मतलब कि जो लोएस्ट, जैसे 1 मिलीमीटर अपनी स्केल का होता है वैसे। ठीक है, द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब वही इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंटल एरर ही एक टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्नियर कैलिपर हैज़ एट लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, spherometer may have least count 0.001 centimeter. Least count error belongs to the category of random errors, but within a limited size. It occurs with both systematic and random errors. If we use a meter scale for measurement of length, it may have graduations at 1 millimeter, division scale, spacing or interval. Using instrumental or higher precision, improving experimental techniques, etc., we can reduce the least count error, repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all other observations. The mean value would be very close. अब जैसे अपन ने अलग अलग ऐसे ऑब्जर्वेशन किए, तो उन सब के अलग अलग लोगों ने किए या अलग अलग अपन ने बार किए, सेम ही अपन ने, तो उन सब का एवरेज, एक तरह से मीन से ये कहना चाह रहे हैं कि अपन ने उनका एवरेज निकाला, तो वो उसको अपन मोर प्रिसाइज वैल्यू मानेंगे।
ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, शर्म नहीं आ रही कतई, एरर 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 और एरर आए जा रहे हैं। सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट्स A1 A2 A3 से AN तक इनफाइनाइट तक जा रही है। The arithmetic mean of these values is taken as the best possible value of the quantity under the given conditions of measurement। यानी ए मीन जो है इन सब का टोटल अपॉन ये जितने हैं होता भाई एवरेज निकालना सिखा रहे हैं, ये सब एवरेज निकालना सिखा रहे हैं तुमको। ये मीन जैसे नहीं निकालते क्या तुम नॉर्मल। दिस इज बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट इंडिविजुअल measurement is likely to overestimate, ठीक है, to underestimate the value of the quantity। कितना अच्छा सेंटेंस फ्रेम किया है। The magnitude of the difference between individual measurement and the true value of the quantity is called absolute error। ठीक है, जो ओरिजिनल है और जो एरर है उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं absolute error of the measurement। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय मॉड डेल ए। वही मॉड लगा रखा है, देख लो, क्योंकि वो प्लस हो या माइनस हो एरर को एरर ही मानेंगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसिडर अरिथमेटिक मीन एज द ट्रू वैल्यू, देन द एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर डेल A1 इज इक्वल टू, अब ये डेल एन और ये लास्ट वाले का जो मीन चल रहा है वो। ठीक है, द डेल ए कैलकुलेटेड above may be positive in certain cases but negative in other, but absolute error will always be positive। भाई मॉड लगा हुआ है हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई मॉड फंक्शन पता तो है ना, नहीं पता तो अभी तुम मैथ्स में सीख जाओगे। मॉड के बाहर जो भी चीज़ आती है वो पॉजिटिव होती है, अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक तरह का फंक्शन है मॉड, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इन सब का भी मीन एरर जो होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ए मीन। ठीक है, निकालने का तरीका ये भी भाई वही सिंपल तुम्हारी मैथ चल रही, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना चैप्टर, वही है ये मीन मीडियन मोड। इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यूज वी गेट मे बी इन द रेंज ऑफ a mean plus minus del a mean, that is a is equal to a mean plus minus del a mean। ठीक है, और ये इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू मीन प्लस ये। ठीक है, परफेक्ट। इनका का ये फॉर्मूला है, तुम बस एक बार इसको देख लेना, तुमको स्टैटिस्टिक्स आती है, तुमको वहाँ क्वेश्चन देंगे, तुम सीधा फॉर्मूला लगा दोगे। बस तुमको पता होना चाहिए ये मीन एरर होता है, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, ये परसेंटेज एरर होता है, बस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज का साइन होता है ये, देखा होगा, इस साइन को बोलते हैं दिस implies that any measurement of the physical quantity A is likely to lie between A mean plus del A mean and A mean minus del A mean। ठीक है, अब आ जाते हैं, instead of the absolute error we often use the relative error or the percentage error। भाई ये साइन भी डेल्टा का ही है, इसको भी डेल ही बोलते हैं, इन्होंने बस इधर का इधर कर दिया। द रिलेटिव एरर is the ratio of the mean absolute error del a mean to the mean value a mean of the quantity measured। ठीक है भाई, अब आ जाओ, relative error is equal to del a mean upon a mean, बिल्कुल सिंपल। when the relative error is expressed in percentage it is called percentage error। ठीक है, दस परसेंटेज एरर डेल ए इज इक्वल टू डेल ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ठीक है, और डेविएशन ये डेल, भाई डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन तुम पढ़ोगे थ्री ऑप्टिक्स चैप्टर में, उसको ऐसे एंगल डी ऐसे लिखते हैं। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। लेट अस नाउ कंसिडर एन एग्जांपल। एग्जांपल दे रखा है क्लॉक्स का। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने रेस्निक हॉलीडे में देखा था। अरे भाई साहब, रेस्निक हॉलीडे यहाँ से छपी है या ये रेस्निक हॉलीडे से छपी है, कठोर विषय। The range of variation over the 7 days of observations is 162 सेकेंड। आंसर चल रहा है इसका, दूसरा एग्जाम्पल इसका आंसर। ठीक है, अपने को कोई लेना देना नहीं है इनके आंसर से।
ठीक है, एक भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ तक ले आए, शर्म नहीं आ रही कतई। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, if we do an experiment involving several measurements, we know how the errors in all the measurements combine. For example, अभी तक एरर चल रहा है, कॉम्बिनेशन पे आए हैं अभी तो। क्या हो रहा है ये, क्या हो क्या रहा है ये? डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय ये क्या है? डिवाइडिंग मास बाय द वॉल्यूम, भाई स्पेलिंग मिस्टेक है ये, बाय द वॉल्यूम ऑफ, मेरी नहीं, एनसीईआरटी की, by the volume of substance. If we have errors in the measurement of mass and of the sizes or dimensions, we must know what the error will be in the density of the substance. To make such estimates, we should learn how errors combine in various mathematical equations. For this, we use following procedure. ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस तुमको यार ये प्रोसीजर बता रहे हैं। देखो, एरर ऑफ सम ऑफ डिफरेंस जो है ये, अब इन्होंने बताया सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी, ये डेल बी प्लस माइनस जो हैं ये है इनके एरर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वे डेल ए डेल बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, वी विश टू फाइंड एरर डेल जेड इन द सम, तो जेड जो होगा वो ए प्लस बी होगा, तो जेड माइनस डेल जेड होना चाहिए। तो अब तुम खुद सोचो डेल जेड क्या होगा, डेल जेड होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। ये गधों वाली बात नहीं हो गई? मैक्सिमम वैल्यू जो डेल जेड की होगी वो ए प्लस बी होगी, दोनों पॉजिटिव में ही, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव में, और मिनिमम दोनों नेगेटिव में। भाई ये सब फालतू बात नहीं हो गई, घटिया। ठीक है, hence the rule when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. ये 11वीं के बच्चों को पढ़ाने की बात है, कभी कभी एनसीईआरटी वालों को शर्म आनी चाहिए, क्या बता रहे हो तुम। ठीक है, फिर एक भाई अच्छा एग्जाम्पल, उसके बाद जो क्या बताता है ये, hence the rule when two quantities are multiplied or divided, relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। ठीक है भाई, बेसिक तुमको ना क्या बताऊँ, यूनिवर्सल लॉज बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये फालतू का एग्जाम्पल दो और फिर छोड़ो इनको। एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर जेड ए की पावर, सपोज एक्स, ये 2 दे रखा है इन्होंने यहाँ, तो अब क्या करेंगे, डेल जेड बटे जेड, डेल ए बटे ए, ठीक है, प्लस डेल ए बटे ए, 2 बार है क्योंकि ये पावर में है। हेंस द रिलेटिव एरर ए की पावर 2 इज द 2 टाइम्स द एरर इन ए। ठीक है, और जेड की पावर ए पी बी क्यू बटे सी, ये आर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में 100%, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पहले एग्जाम में, PT1 FA1 जो भी होता है तुम्हारे स्कूल में, यही क्वेश्चन आएगा। हेंस रूल रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटीज रेज टू द पावर के इज के टाइम्स, जैसे ए की पावर 3 है तो 3a होगा, 3 डेल ए होगा, ऐसे ही सेम जितना भी है रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, फिर वैसे ही एक एग्जांपल, सिंपल सिंपल सिंपल, फिर द पीरियोडिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये जो ये नई यूनिट दे रखी है ना तुमको, यहाँ देख के इससे डर लग रहा होगा, बाद में रट जाएगी ये, सही बता रहा हूँ तुमको, ऑसिलेशन वेव चैप्टर आएगा अभी। अब आ जाते हैं एक अखंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुमने इसको अगर इसके पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया है तो वहाँ ज़रूर पढ़ा होगा, सेम पैराग्राफ जो वहाँ छाप रखा है यहाँ छाप रखा है, नहीं कतई शर्म नहीं आ रही इनको, सेम ही सेम पैराग्राफ छाप दिया, शब्द तक नहीं बदले। एज डिस्कस्ड अबव, every measurement involves errors. Thus, the result of the measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. Normally, the reported result of the measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably, plus the first digit that is uncertain, the reliable digits plus। आगे भी सेंटेंस है। कैसी लगी मेरी आवाज़, किसी यूट्यूबर से मिलती जुलती है ना? कमेंट में गालियाँ मत लिखना, गंदी बात होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इफ वी से द पीरियड of oscillation of a simple pendulum
इज़ 1.62 सेकेंड। भाई उसके ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन होता है ना अपना, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ये ऑसिलेशन मतलब तो पता है ना, वो 1.62 सेकेंड है। डिजिट्स 1 and 6 आर रिलायबल एंड सर्टेन विद द डिजिट 2 इज अनसर्टेन। डिजिट 2 मतलब ये फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, ठीक है। द मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट 287.5 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, 2 8 7 और 5, ठीक है। क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट्स दैन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज सुपरफ्लोअस। मतलब फ्लॉ है बहुत, फ्लॉ मतलब गड़बड़ाहट। एंड ऑल्सो मिसलीडिंग, मिसलीडिंग है तो पढ़ा क्यों रहे हो। इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात। द रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द following examples. Significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement, which depends on the least count of the measuring instrument. A choice of change of different units does not change the number of significant figures or figures in the measurement, ठीक है। चॉइस ऑफ चेंज अपन ने अगर यूनिट्स बदल दी तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The important remark makes most of the following observations clear. For example, the length 2.308 has 4 significant figure 2, 3, 0 और 8, but in different units इनको सेंटीमीटर में है तो मीटर में ऐसे लिखेंगे, और मिलीमीटर में ऐसे, माइक्रोमीटर में ऐसे। भाई ये म्यू है, ये जो यू के नीचे एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर है ना, हाँ यू के थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, वही इसको म्यू बोलते हैं। ये माइक्रोमीटर डिपिक्ट कर रहा है। ऑल दीज नंबर्स have the same number of significant figures 2 3 0 8, namely 4. This shows that the location of decimal points in, देखो भी ऐसा है, ये कह रहे हैं कि दोनों में दो हैं। तुम कह रहे हो कि इसमें तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर माना है, इसमें इस जीरो को क्यों नहीं माना और इसमें इस जीरो को क्यों नहीं माना। ऐसा है, अगर जो भी नॉर्मल फिगर्स है ना उनके आगे अगर जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, और अगर पीछे जीरो है, बीच में है तो ठीक है, पीछे जीरो है तो पीछे वाले को भी नहीं मानते। अगर सपोज लिखा है 4000 किलोमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर तुम उसमें बोलोगे सिर्फ 4, तुम बोलोगे सिर्फ 4, 1 4, मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है एक, वो जो कि है 4। बेटर एग्जाम्पल में 5000 लेना चाहिए अपने को, 5000 किलोमीटर है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है एक जो कि है 5, ठीक है। और बाकी पीछे की जीरो, मतलब तुम कह रहे हो कि उसमें सिग्निफिकेंस तो दे रहे हैं वो नंबर को, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है वो। हाँ, ऐसे ही अजीबो गरीब से लॉ हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, पढ़ने पड़ेंगे, मैंने नहीं बनाया है, मेरे को मत बोलो। अ चॉइस ऑफ चेन, ठीक है। ऑब्जर्व, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पढ़ लिया। डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने को ये दे रखे हैं एग्जाम्पल। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर, मतलब अगर बीच में है, जैसे इसमें बीच में आ रहे हैं तो है। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right decimal point but to the left or side non-zero digit जो है are significant, जैसे कि ये the underlined zeros are not significant, क्योंकि ये आगे आ रहे हैं तो ये significant नहीं है। मैंने बताया था ना अभी, आगे और पीछे वाले नहीं होते। टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये जैसे एंड हो रहे हैं, अब ये पूरा नंबर है, पॉइंट पॉइंट तो है नहीं, फिर भी एंड के जो दो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट ही हैं। जैसे ये ट्रेलिंग जीरोज मतलब पीछे वाले यार, ठीक है। अब आते हैं द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इसलिए क्योंकि इसके जो जीरोज हैं उसको अपन काउंट करेंगे। हाँ, अब ये अजीबो करीब से थोड़े से रूल राल हैं, इनको अपन काउंट करेंगे। दे कैन बी सम कंफ्यूजिंग, there can be some confusion regarding the trailing zeros. Suppose a length is reported, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ में खुद पढ़ोगे, confusion जो क्लियर कर रहा है, मैंने तुमको सीधी भाषा में समझा दिया, नहीं होना चाहिए अब confusion, ठीक है। To remove such ambiguities in determining the number of significant figures, the best way is to report every measurement in scientific notation. Scientific notation होती है मतलब कि वो power of 10, 10 की power 32, 10 की power -24, समझ रहे हो, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। अब टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज अपन ने पढ़ लिया।
कि a इंटू 10 की पावर b जो भी है, जैसे 0.2 लिखा है तो उसको अपन लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -1. इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया a smaller than 5 to 10, ठीक है, दिस नंबर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू a b ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. भाई ऑर्डर, इसको इन पावर्स को ऑर्डर ही बोलेंगे. अपन केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ते हैं. देखो केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे. उसमें भी जो पावर्स का सम होता है ना, उसको बोलते यही है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली उसको. केमिस्ट्री है तो फिजिकल क्वांटिटी व्हेन ओनली एस्टिमेट रिक्वायर्ड द क्वांटिटी इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर b. फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज दिस, इस ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 7, ये उसका ऑर्डर है. ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं अपन. इसका हाइड्रोजन आइटम का 10 की पावर -10 इसका ऑर्डर है. ये लसन लसन लसन, ठीक है भाई, लसन 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 लसन. The power of 10 is irrelevant to the determination of significant figures. However, all zeros appearing in the base number is the scientific notation are significant. Each number in this case has 4 significant figures. Thus, in the scientific notation, no confusion arises. The trailing zeros in the base number a, there is always significant figures. जो आगे a जो नंबर है उसमें हमेशा significant figure ही होंगे, पीछे वाले को तो छोड़ दो तुम. ठीक है, इसलिए ऐसा बताया है. अब भाई सीन ऐसा है, फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विदाउट एनी डेसिमल ट्रेलिंग zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट. बता ही दिया था. फॉर अ नंबर विद डेसिमल ट्रेलिंग zeros आर सिग्निफिकेंट, ये भी बता दिया था. ठीक है. 5. द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल नंबर लेस देन 1, जैसे ये, इज नेवर सिग्निफिकेंट. ठीक है भाई, ये क्या बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हैं. The multiplying or dividing factor which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite number of significant digits. For example, r is equal to d बटे 2 और s is equal to 2 pi r. भाई नॉर्मल रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, जो अपना सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 pi r. ये सब चीज़ें बता रहे हैं तुमको, ये कोई रटने मत बैठ जाना, तुमको रटी हुई हैं ये ऑलरेडी. यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कई अजीब सी यूनिट्स. भाई एस क्या है? सरकमफ्रेंस है वो, और सरकमफ्रेंस एस कब से हो गई भाई? कुछ भी बता रखा है. द फैक्टर 2 इज एन एग्जैक्ट नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज 2.0 2.00 2.0000. ठीक है, रिक्वायर्ड टी इज इक्वल टू टी बटे एन और एन इज द एग्जैक्ट नंबर. रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर. थोड़ी सी गणित सिखा रहे हैं ये तुमको. नहीं, फिजिक्स में गणित चल रही है तुम्हारी, सही बात है, अच्छी बात है, नहीं चलनी चाहिए गणित. ठीक है, अब आ जाओ रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन. द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रॉक्सीमेट मेजर्स वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज. लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज. भाई अनसर्टेनिटी इन ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू का जो रिजल्ट इन कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक, तुम अभी बोला ना मैंने गणित सिखा रहे हैं, बस गणित चल रही है. इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट. भाई हो तो सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, तुम नहीं कर सकते. ठीक है, ऑन विच द रिजल्ट मेजर्ड वैल्यूज देमसेल्फ ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड. इन जनरल द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दैन द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट वॉज obtained. Thus, if the mass an object is measured to be say 4.236 grams, 4.237 grams, यानी 4 significant figure, and its volume is measured 2.51 centimeter cube, then its density measured by arithmetic. क्योंकि अपन इसके भी सारे पॉइंट्स लेंगे, इसके भी सारे पॉइंट्स लेंगे, तो वो आएगी ये. नहीं मार दो ना, नहीं मार दो, इतना तो कैलकुलेटर पे लिखने में शर्मा जाएगा. तुम इंसानों से लिखवा रहे हो, ये गलत बात है यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है. इसको काट दो, मेरे को पसंद नहीं आ रही है. ठीक है, अप टू 11 डेसिमल. It would be clearly absurd and irrelevant to record calculate such values of density to such a precision when the measurements on the which value is based have much less precision. ठीक है, the following rules for arithmetic operations with significant figures ensure that the final result of a calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of the input measured values. इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फिर वापस वही. यार इनको शर्म नहीं आ रही.
बस यार कचम मचाए जा रहे हैं। Should retain as many significant figures as there are in original values। ये कहाँ का रूल हुआ? उसमें 0.3 दिए हुए हैं, दूसरी वाली में भी 0.3, तो ये 9 नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। अभी यहाँ देख नहीं लिया ये, ठीक है। 1.69 कर रहे हैं। अरे नहीं भाई छोड़ दो। सिमिलर if the speed of light is given as 3 into 10 की पावर 8, 3 significant figures and 1 year होता है 365.25 days। बहुत डेप्थ की बात है ये, गलत पढ़ रहे हो तुम। 365 डेज और उसके बाद एक दिन तुम 25 करके लीप ईयर में जोड़ देते हो। 25 से मेरा मतलब है 1/4 यानी 0.25, ठीक है। अब भाई ऐसा है, हैज़ 3.1557 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। इतने सेकंड होते हैं साल में। देखो तुम सेकंड कैसे ख़राब करते हो जिंदगी के, इसलिए कह रहा हूँ देखो हमारी वीडियो, पढ़ लो, नहीं होंगे तुम्हारे सेकंड खराब। In addition or subtraction, final result should retain as many as decimal places as there are a number with least decimal places। ठीक है, जैसे कि ये और ये 3 है, तो अपने ये आंसर में आए 3। ठीक है, लीस्ट में थे 2, इसमें एक ही डेसिमल के पीछे था तो एक ही डेसिमल आया। ठीक है, दोनों में सेम ही चल रहा है वैसे, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया। आगे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, राउंड ऑफ करना आता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग चलता है, वो भी बता ही देता हूँ। देखो भी ऐसा है, रिजल्ट ऑन कंप्यूटिंग विद अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 2.746 आ रहे हैं तो उसको अपन राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2.75, क्योंकि 74 देखो 5 तक होता है ना, अगर 5 तक होता है ये 7.5 भी होता है, ये 7.56 होता, तो इसको अपन 2.76 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये ऐसा है तो अपन ने इसको 2.75 कर दिया, कम कर दिया इसको। ठीक है, वैसे इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। और प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant digit to be dropped, the underlying digit in case is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। अभी तुमको बताया। But what if the number is 2.745 in which the insignificant digit is 5? Here the convection, अब देखो भाई ऐसा है, अपन ने 5 से कम का सीख लिया, 5 से ज़्यादा का सीख लिया, अगर 5 ही आ गया तो here convection is the if the preceding digit even the insignificant digit is simply dropped and if it is odd, तो अभी odd even पे खेलने लग जाते हैं उसके बाद। ये क्या बदतमीजी है, तुम देख रहे हो और तुमको चला के 5 ही देंगे ये, क्योंकि जेई तो है ही बहुत चालू। ठीक है, उसके बाद ये आएंगे इस पे 2.745 since the preceding odd digit is odd, if any involved or complex multi-step calculation you should retain intermediate steps one more than significant digits are। देखो भाई अब ये कह रहा है ऐसी नौपति मत आने दो कि एंड में 5 आए, और कैलकुलेशन ढंग से करो और कुछ ना कुछ करो, फिर भी अगर आ गया तो इवन ऑड पे चले जाओ तुम। ठीक है, अब जैसे लाइट की स्पीड पे आ गए 2.9 इंटू 10 की पावर 8, ये 3 अपन पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए यूनिट ये होती है। फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज राउंडेड ऑफ टू एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 विच इज ऑफन एम्प्लॉयड इन कम्युनिकेशंस। Finally remember the exact numbers that appear in formula like 2 pi nt 2 pi root L by tg have a large infinite number of significant values। The value of pi is equal to ये 3.14 into less than। भाई पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, ये बात याद रख लो तुम, ये बात की तुम गांठ मान लो भाई। ऐसा है 22/7 को अगर अपन डिवाइड करेंगे ना, एक बार करके देखना, तो 5 डिजिट्स के बाद वापस से रिपीट होने लग जाएंगे डिजिट्स। ऐसा तो है नहीं, अपन तो पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ये जो है ना, ये 3.14 के आगे इन्होंने जो उस ज़माने के साइंटिस्ट वगैरह थे, आर्यभट्टा वगैरह, उन्होंने ये डेरिवेट की थी। ये अपने इसका कुछ काम नहीं है, अपन बस 22/7 ऐसे सम्स कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कर लेते हैं, बकवास चीज़ है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं एक घटिया सा एग्जाम्पल, एक और घटिया सा एग्जाम्पल, और घटिया एग्जाम्पल्स की बाद वाली चीज़ पे। If a set of an experimental data is specified to n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। However, if data are subtracted, the number of significant figures can be reduced।
For example, 12.9 gram to 7.06 gram, both specified to three significant figures, cannot properly be evaluated as 5.84 gram but only as 5.8 gram, as uncertainties in subtraction or addition combine in a different fashion. Smallest number of decimal places rather than the number of insignificant figures in any of the number added or subtracted. ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं यार, ये बोर कर दिया है अब तो सिग्निफिकेंट फिगर ने. रिलेटिव एरर ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड on not only on n but also on number itself. भाई खुद नंबर पे भी डिपेंड करता है, केवल n पे डिपेंड भी नहीं है. जैसे 1.02 ग्राम है तो वो प्लस माइनस 0.01 ग्राम है. वेराज अनदर मेजरमेंट जो कि ये है, इसमें भी सेम यही है. तो ये परसेंटेज और ये इसका परसेंटेज, ठीक है. अब ये इसका तो 1% आ रहा है क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है. उसका तो इतनी बड़ी वैल्यू है, उसमें इतना सा है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है. ऐसी बात बताना चाह रहे हैं वो, पता नहीं क्यों टाइम फोड़ रहे हैं बैठ के. Finally, remember that intermediate results in a multi-step computation should be calculated to one more हद कर दिया इन्होंने significant figure in every measurement than the number of digits in the least precise measurement. मतलब सबसे कम precise measurement जो है उसकी बात. भाई क्या कर रहे हैं, टाइम पास यार. Justified operations may be carried out, otherwise reading errors can build up. For example, the reciprocal of 9.58 calculated after rounding off the same number of significant figures 3, यानी कि ये, but the reciprocal of 104 calculated the three significant figures 9.62. However, if we had written ये and then taken the reciprocal of three significant figures, we would have retrieved the original value of 9.58. This example justifies the idea to retain one more extra digit. ठीक है. अभी भाई ये क्या टाइम पास की हद कर रहे हैं यार ये. ठीक है, आइडिया टू रिटेन वन मोर एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट नंबर इंटरमीडिएट स्टेप. ठीक है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, काम का नहीं है, काट दो. डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज is described by the dimensions. All the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental or base quantities. We shall call these base quantities as the 7 dimensions of the physical world, which are denoted with square brackets. Thus the length has the dimension LMT. भाई डायमेंशनल एनालिसिस आ गया. वैसे तो तुम अपनी कोचिंग वगैरह में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन डायमेंशनल एनालिसिस की एक अलग सी वीडियो बना देंगे. ठीक है. और वैसे यहाँ बता ही देता हूँ. देख भाई, ऐसा होता है डायमेंशनल एनालिसिस, जो भी कोई भी नॉर्मल यूनिट होती है ना, जैसे अपनी न्यूटन है फोर्स की, वो सब और टुकड़ों में बनी होती है. जैसे अपन लिखते हैं उसको कि है ना MLT -2, क्योंकि टाइम उसके अपॉन में टाइम की पावर 2 होता है. ML-1 T-2 ऐसी यूनिट्स होती है. तो भाई अब वो है, ठीक है. तो यही बेस क्वांटिटीज़ होती है जो अपन ने आगे 8 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना, जिसमें मैं आगे कह रहा था कैंडला किसी काम की नहीं है, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी कचरे में डाल दो. हाँ, याद आ गई होगी. तो वो मीटर होती है अपने यहाँ MK सिस्टम में. अब ऐसे सबके अलग अलग बेस क्वांटिटीज़ भी होती है. अपन इंडिया में पढ़ते हैं, अपन MKS पढ़ेंगे. ठीक है. इन मैकेनिक्स ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन द डायमेंशन ऑफ LMT. फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट जो कि होगी उसको लिखेंगे L इंटू एल इंटू एल इंटू एल. वैसे ही टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, MLT -2. ठीक है. फोर्स की डायमेंशन अभी बता ही रहा था तुमको. ठीक है. अब ये तो तुम समझ गए होगे, स्कूल में भी पढ़ी लिए होगे. 2.9 डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस. डायमेंशनल फार्मूला ही बता जा रहे हैं. ऑल इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation. ठीक है. अब अपना ये कुछ चीज़ों की डायमेंशनल एनालिसिस बता रहे हैं, जैसे डेंसिटी वगैरह. ये सब के डेंसिटी की पावर L की पावर -3 होता है ना अपना.
Thus, the dimensional equations are the equations which represent the dimensions of a physical quantity in terms of base quantities. For example, the dimensional equations of v, speed. ठीक है, अभी बात कर ली लार्ज नंबर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उनको अपन अपेंडिक्स 9 में बेस क्वांटिटीज बात करी थी. ये अपेंडिक्स घुसेड़ना है जहां देखो वहां. Dimensional analysis and its applications. The recognition of concepts of dimensions which guide the description में लिंक है वेबसाइट की, टेलीग्राम चैनल की, उसको जाके देखो. रात में व्लॉग्स होते हैं, उसको भी देखो. डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी बात है. ऑफ physical behavior is basic importance as only those physical quantities can be added or subtracted जिनके सेम डायमेंशन हो. भाई किसी भी डायमेंशन की यूनिट को तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ तुमको एक बहुत अजीब सी क्वांटिटी फिजिकल यूनिट वगैरह दे दी होगी कुछ, और तुम सोच रहे होगे करूँ क्या इसका, लेकिन वहाँ एक छोटी सी चीज़ होगी जहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा. तुमको बस ये देखना है कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट सही यूनिट से हो रहा है क्या. तुम्हारी बड़े बड़े जेई एडवांस के क्वेश्चन ऐसे सिंपली हो जाएंगे 2-2 मिनट में. वो चाहते ही नहीं है कि तुम उसका बड़े तरीके से आंसर निकालो, वो चाहते ही है कि तुम डायमेंशनल एनालिसिस से अपना दिमाग लगाओ. ऐसा नहीं है कि वो लंबे मेथड से सवाल नहीं होगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये चालाकी होती है उसमें. ठीक है. चेकिंग द डेरिवेशन एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनिटी, यानी सेम तरह का, वो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स भी तो होते हैं अपने उसी टाइप का ये. ठीक है. अलजेब्रिक सिंबल्स, वी कैन आइडेंटिकल यूनिट्स. ठीक है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ऑन बोथ साइड्स. मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट बी ऑफ सेम डायमेंशन. अभी तुमको बताया दोनों साइड जो होती है सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएगी. चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. ठीक है. मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस. भाई कितनी बार एक ही सेंटेंस को कोई घुमा फिरा के लिख सकता है, कितनी बार. उसका परिचय आज सीबीएसई ने दे दिया है. फ्रॉम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. उसी से चलती है ये थर्मोडायनेमिक्स भी. अभी अपन पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में. Correctness of equation, if the dimensions of all the terms are not same, equation is wrong. Hence, if we derive an expression for the length or for distance of an object regardless of symbols appearing in the original mathematical relation, when all individual dimensions are simplified, the remaining dimension must be that of length. Similarly, if we derive an equation of speed dimension on both the sides, अरे ठीक है, टाइम पास मत करो. आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शन, आर्ग्यूमेंट मतलब उसको उल्टा, सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक. ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है जो अपन करते हैं माँ बाप से. नहीं तुम ही करते होगे, मैं नहीं करता, मैं अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट मतलब बेसिकली उस चीज़ का उल्टा. स्पेशल फंक्शन सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल मस्ट बी डायमेंशनलेस. ठीक है. इनमें डायमेंशन होने ही नहीं चाहिए, बेसिक नंबर होने चाहिए. रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एंगल, इन सब के भी कोई होते नहीं है. रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो होते हैं हैज़ नो डायमेंशंस, जैसे भी मैंने बोल दिया था. ठीक है. अब अपनी ये अभी अपन जाके आगे जाके पढ़ेंगे. ये नहीं पहचान रहे ना इसको, क्या है भाई. ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वो ही है ये. बस इसके आगे इन्होंने ये इनिशियल लेंथ लगा दी, पर ये अपनी वही है जो अभी तुम पढ़ के आए हो अभी. For the distance x traveled by a particle or body in time t which starts position. अरे क्या टाइम पास कर रहे हैं. अब देखो इसकी आई l. डायमेंशन दूसरे साइड का भी सेम था, इस साइड का भी सेम है, ये बताना चाह रहे थे वो तुमको. ठीक है. डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ये. ठीक है. अब टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स, बट हैज the advantage that we need not commit ourselves to a particular choice of units, and we need not worry about conversions among multiplies. If an equation fails the consistency test, it is proved wrong. वो इक्वेशन ही गलत है. अगर डायमेंशन एनालिसिस में क्वालिफाई नहीं हुई तो कोई इक्वेशन क्या सही होगी. इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं ऐसी चीज़ों को. घटिया एग्जाम्पल. चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर. ठीक है. एक घटिया एग्जाम्पल चल ही रहा है, और इतने में
ये कुछ कह रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम का है, जो कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, उनको कम करने में, बेसिकली उनको छोटे छोटे काट देता है ना, तो छोटी यूनिट हो जाती है। मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी। भाई ऐसा है, अभी जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड होता है ना, इसमें क्या है कि अपन डायमेंशनली तो उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई और इक्वेशन हो वो भी सेम आ रही हो, पर ऐसा नहीं है कि वो दोनों सेम ही हो गई। हाँ, वो डायमेंशनली सेम है, उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, सब हो सकता है, लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो सही है। अब जैसे ये इक्वेशन ही देख लो, टी इज इक्वल टू के रूट एल बटे जी, ये अपने इक्वेशन होती है पेंडुलम के ऑसिलेशन वगैरह की। ठीक है, तो अब इसमें के जो है वो 2 पाई है, ये अपन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ये वो 2 पाई है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, कुछ नहीं पता कर सकते अपन। ये बस जो अब साइंटिस्ट डेरिवेट करेंगे उस पे है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस काम की भी है और ऐसे एकदम एक्यूरेट भी नहीं है। तो अब ऐसा है कि a number of exercises at the end of this chapter will help you to develop skill। ठीक है, तुम समझ गए हो ना ये क्या कह रहे हैं। अब ये देख लो, ये देख लो, ये है फिजिक्स की बुक, ये ऐसी दिखती है। इसमें ये हीटिंग रॉड जैसा कुछ लगा रखा है, ऊपर से साबुत, नीचे से साबुत। फिजिक्स घटिया से घटिया क्वालिटी की बनी होती है ये, कि पन्ने यूँ खींचो तो बाहर आ जाए। खैर, इस चैप्टर का हो गया है अंत। तुमने पढ़ लिया है सोते सोते, अगले दिन स्कूल में अच्छे से एग्जाम दे के आना, और अब तुम तैयार